अरविंद जी, आपसे शुरू करते हैं। दिल्ली में भी मुलाकात हुई आपसे, वहाँ पे भी जब इसका लॉन्च हुआ था। मैंने किताब पढ़ी तो इट इज़ सच एन एग्जॉस्टिव कलेक्शन ऑफ हिज वर्क, हिज लाइफ, हिज points of view, perspectives, his political views, his religious views, his views on society, his work, the lyricist part of it, everything. मतलब वो पूरी जीवनी है एक तरह से। आपका रिश्ता शायद उनसे बहुत पुराना है, ये दिल्ली में मैंने देखा था। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, और इस पूरी किताब को यहाँ तक आने में कितना वक्त लगा और क्या क्या मेहनत गई? अच्छा, देखिए, रिश्ता तो हमारा भूख से है। लोगों को लगती थी, हमको दिखाई देती थी। ये अनुभव एक जैसा है हम दोनों का, भूख से, है ना। और फिर देखिए क्या होता है कि जब हालात एक तरह के हों तो जल्दी कनेक्टिविटी हो जाती है। जैसे एक पागल दूसरे पागल को पहचान जाता है, बताए या नहीं बताए, ठीक। तो वैसे ही जिन्होंने बुरा वक्त देखा हो वो जल्दी पहचान जाते हैं, भैया अपने वाला ही है। और आपको एक बात और बता दूं मैं कि अभी शबाना जी एडमिट थी तो अचानक उन्होंने भी हमारी क्लब की मेंबरशिप ले लिया। उन्होंने कहा, भाई मेरी समस्या रोटी की नहीं थी, एक बार दाल नहीं थी वहाँ कम्यून में, तो मैं किसी से 50 पैसे मांग लाई थी, तो अम्मी ने बहुत मारा था कि तुम ये क्यों करके आई। तो मुझे पता चला कि ये हमसे एक सीढ़ी पहले हैं। इनके पास रोटी थी, दाल की प्रॉब्लम थी, हमारे पास रोटी और दाल दोनों की प्रॉब्लम थी। तो असल बात ये है कि ये जो हालात हैं, ये जब आप किसी आईने में जैसे अपना अक्स देखते हैं, उसी तरह जब आप देखते हैं तो वो एक रिलेशनशिप पैदा होती है। और इसमें बहुत दिल से मैं आभारी हूँ शबाना जी का और जावेद साहब का कि उन्होंने देखने भर की इजाज़त नहीं दी मुझे। उन्होंने कहा तुम आईने के अंदर आ जाओ, तो मैं अंदर आ गया हूँ। तो ये जो भी कोशिश हुई है इसमें, देखिए, लिखने पढ़ने का तो मेरा ताल्लुकात ऐसा रहा है ताल्लुक कि स्कूलों की बगल से निकला हूँ मैं, अंग्रेजी स्कूल के भी पास से निकला हूँ, समझ जाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। ऐसे ये था कि भाई फीस जब तक नहीं ली गई तब तक पढ़ते रहे, जब फीस मांगना शुरू हुई तो बैक टू पवेलियन, घर आ जाओ वापस। तो असल में ये है कि ये किताब जो लिखी गई है वो, इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मैंने जब तरकश पढ़ी अपनी ज़िंदगी में पहली बार, तो मुझे लगा कि ये कहानी तो मेरी है, ठीक है। उसके कई बरस बाद जावेद साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात करते वक्त मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं कि मैं बहुत सुख चैन वाला आदमी था। मेरे पास एक गाड़ी थी, एक ड्राइवर था और एक फिक्स इनकम थी। और मैं ये मान के चलता था कि दुनिया का सबसे सुखी आदमी मैं ही हूँ। तो सुबह से शाम तक मुझे सिर्फ शायरों के बारे में बात ही करना रहती थी। तो इन्होंने मेरे अंदर एक बेचैनी पैदा की और ये बताया कि भैया ये ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी अभी आपको कहीं लंबा सफ़र करना है। तो यहाँ से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे हमने एक दूसरे को जाना, समझा, और इसको समझते समझते ही ये किताब एक शक्ल के रूप में शक्ल लेती चली गई। इसके पहले हमने ख्वाब के गांव में एक बुक की थी जिसमें जावेद साहब की कही हुई बातें थी, और उसकी भी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है कि 70वां जन्मदिन था, हम कोई तोहफा देना चाहते थे, तो वो हमने बुक तैयार की। अब हुआ ये कि भोपाल से जावेद साहब ने मुझे कार्ड दिया कि ये साहब हैं, विकास रखेजा जी हैं, इनसे जरा आप मिल लीजिएगा, बार बार मुझे मिल जाते हैं कहीं फ्लाइट में कभी कहाँ। तो मैं उनसे मिलने पहुंचा तो मालूम चला उनका भी एक कनेक्शन है जावेद साहब से। वो ये है कि वो उस बुक डिपो के मालिक हैं जहाँ से जावेद साहब ने इनकलाब खरीदी थी, ठीक। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं कुछ पब्लिश करना चाहता हूँ। तो हमने कहा अभी तो ये है, हमने कोशिश की थी। और वो किताब जिसमें सिर्फ उनकी कही हुई बातें थी, वो अमेज़न पे दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब डिक्लेयर हुई। बातें ऐसी होती तो अब ये हुआ कि फिर ये हुआ कि भाई अभी उससे एक प्रेरणा मिली। बिल्कुल। तो फिर 75 बर्थडे पे हम लोगों ने तय किया था कि किताब आए। बीच में कोविड आ गया, इसलिए कुछ समय ज्यादा लगा। फिर ये धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो आज आप सब लोग हैं। बिल्कुल जी, शुक्रिया। आपने सही कहा कि ज़िंदगी जहर में है, सब्र के काबू में नहीं। और उसका भी एक लाइव एग्जांपल जावेद साहब हैं, क्योंकि हर वक्त या तो फ्लाइट में होते हैं या एयरपोर्ट पे होते हैं या यहाँ होते हैं या वहाँ होते हैं, और उनकी उम्र में ऐसा कर पाना नहीं, ऐसा सोच पाना ही बहुत बड़ी बात है। उम्र का दाखला मत नहीं कर जी, बेहतर। रक्षंदा जलील बहुत अच्छा लिखती हैं, खुद भी किताबें इनकी कई आ चुकी हैं। और एक बार इनकी एक किताब थी यू डोंट लुक लाइक अ मुस्लिम, बट यू डोंट लुक लाइक अ मुस्लिम, उसके ट्रांसलेशन पे मैं बैठी थी, वो उर्दू का ट्रांसलेशन था। तो मैं हैरान रह गई आपकी इन डेप्थ नॉलेज, आपके पर्सपेक्टिव्स को लेके, और कितना आप रिसर्च करके लिख सकती हैं।
एंड ट्रांसलेटर के तौर पे भी आप का पूरा वो जो एक बॉडी ऑफ वर्क है वो दिख रहा था मुझे. व्हाट वर योर चैलेंजेस, बिकॉज यू नो ईच लैंग्वेज हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ टेस्ट टू इट. अब जैसे गुलजार साहब ने लिखा मोरा गोरा रंग लई ले मुझे शाम रंग दई दे, इसको आप इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट कर सकते. या जावेद साहब का पंछी नदिया पवन के झोंके कोई सरहद कैसे इन्हें रोके, इसको ट्रांसलेट करते वक्त क्या प्रॉब्लम्स या क्या चैलेंजेस रहे? ट्रांसलेशन के तो अपने चैलेंजेस होते ही हैं, लॉसेस और गेन्स इनेविटेबल हैं. लेकिन जैसे शबाना जी ने कहा, ये किताब एक कलाज है, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं. इसमें जावेद साहब की आवाज़ है, इसमें उनके दोस्तों की, ख़ानदान के लोगों की, जो उनके दोस्त थे भोपाल में इतने अरसा पहले, उनकी आवाज़ है. सो ट्रांसलेशन इज़ ऑल अबाउट कैरिंग द वॉइस थ्रू across the picket fence of language. But what do you do when there are multiple voices? There is no one single narrative here. There is not one single voice in the entire book. जावेद साहब भी जब वो बोलते हैं तो वो अलग अलग आवाज़ों में बोलते हैं. वो एक 8 साल का बच्चा है, जो अभी शबाना ने पैसेज पढ़ा, मैं 8 साल का हूँ, लखनऊ, वो वाक़या जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, तो वो 8 साल का बच्चा जब बोल रहा है तो वो दूसरी आवाज़ में बोल रहा है. फिर जब वो एक एल्डर स्टेट्समैन हैं, जब वो राज्यसभा की अपनी फेयरवेल स्पीच दे रहे हैं, तब वो दूसरी तरह से बोल रहे हैं. वो चंचलता, वो मचलती भी जो उनकी शोखी है, जो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, उसकी भी झलक आती है. लेकिन जो उनकी संजीदगी है, जो वो बहुत फ़िलोसॉफ़िकल अंदाज में बात करते हैं, वो बातें भी इस किताब में हैं. तो कोई एक आवाज़ में एक सपाट तरीके से इस किताब का तर्जुमा कर देना मुमकिन नहीं था. You know, I can't sound like myself, I can't sound like any one person, so I have to sound like all the people who are talking about him at different points in his life. And that was challenging, but fun. It was definitely, it would have been a lot of fun. It will be as fun reading it. So let's call the man in question here. अक्सर ज़िंदगी में बड़ी पेचीदा सिचुएशंस आती हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आता कि फ़ैसला कैसे लें. तो आप सोचते हैं अपने पेरेंट्स से पूछें या अपने गुरु से पूछें या किससे पूछें, या मैंने बचपन में क्या पढ़ा है, स्कूलिंग क्या कहती है. बहुत अच्छा तरीका है जावेद साहब से पूछ लीजिए, क्योंकि वो एक ऐसा साइंटिफिक नज़रिया आपको बताएंगे कि आपके सारे जेंडर बायसेस, रिलीजियस बायसेस, कल्चरल बायसेस, वो सब किनारे हो जाएंगे और एक ऐसा सोल्यूशन निकलेगा जो उन सब से परे होगा. एंड दैट माइट इवन मेक यू बिलीव दैट यू कैन ऑल्सो बी अ डिफरेंट पर्सन, मच अवे फ्रॉम द पर्सन यू हैव बिन टिल नाउ. तो चलिए बुलाते हैं जावेद साहब को. आइए सर. मैं बैठने से पहले तो सबसे पहले गुलजार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. ईद के चांद की मिनिमम गारंटी ये है कि वो साल में एक बार दिखाई देता है. ये मिनिमम गारंटी भी इनसे नहीं मिलती हमको. तो बहुत बहुत शुक्रिया. ये आते जाते नहीं है ज़्यादा, और ये बहुत मुझे खुशी है और बहुत एक्साइटमेंट है कि गुलजार साहब ने यहाँ आना मंजूर किया, और ये किताब यहाँ आज जो इसका इजरा होगा वो गुलजार साहब के हाथों होगा. तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. फरमाइए. हेलो 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 हेलो. नहीं, आप रखिए वो आपके. हाँ, जावेद साहब, हमारे ऊपर जब किताब लिखी जाती है तो अक्सर हम लिखने वाले के साथ बैठते हैं कि भाई लिख क्या रहे हो, बता तो दो. कई ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपको लगता है कि नहीं ये मत लिखिए, दर्द बोला तो सुनाई देगा, वो मत लिखिए, वो पता नहीं कैसे किस तक पहुँचे. न जाने कितनी किताबें आपके ऊपर लिखी जा चुकी हैं, आपने खुद भी किताबें लिखी हैं, और ख़ास तौर से अगर इस किताब के मुतालिक बात करें तो क्या ये किस हद तक आपकी ज़िंदगी में झांकने में ये किताब सक्सेसफुल रही है? देखिए, जैसा कि शबाना जी ने कहा, वैसे तो वैसे ही ज़रा से एम्बैरेसिंग होता है आदमी अपने बारे में, लिखी हुई किताब के बारे में बात करे. लेकिन ये कि ये एक वाकई कोलाज है, और ये मैं दाद दूंगा अरविंद जी की मेहनत का कि कहाँ कहाँ किन किन लोगों से मिले. कुछ लोग जो बहुत दूर थे और कुछ लोग जो मिलते मुश्किल से हैं. सब मसरूफ़ लोग हैं. मुंबई में
किसके पास वक्त है, मगर किसी न किसी तरह से उन्होंने हर इंसान से जो मेरी ज़िंदगी से गुज़रा या मैं उसकी ज़िंदगी से गुज़रा उससे कुछ ना कुछ बात की और वो बात। अब वो तो जो कह रहा है वो कह रहा है, मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि नहीं हूँ, उससे कहिए कि ये ना कहे वो कहे, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो वो तो उसमें तो कोई सवाल नहीं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, उन्होंने मुझे भी इंटरव्यू किया इस किताब के लिए, तो फिर मेरे बस में था कि मैं जो चाहूँ कहूँ, जो ना कहूँ, जो दिखाऊँ जो छुपाऊँ वो मेरे हाथ था। तो और जो दूसरे बोल रहे हैं उस पर मेरा कोई हक़ नहीं होता किसी भी सेंसर का। आजकल तो हर एक के पास सेंसर का हक़ हो गया है, लेकिन ये कि मेरे पास, मैं नहीं महसूस करता कि मैं अगर कोई मेरे बारे में राय दे रहा है तो मैं उसमें से कहूँ कि ये जुमला निकाल दीजिए, तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी उसको देखने की। मैं एक एक झलक कभी कभार ये मुझे दिखाते रहे। तो इंदौर में रहते हैं, कभी आते थे, लोगों से मिल के चले जाते थे बगैर मुझसे मिले, लेकिन फिर कभी जब आते थे तो कुछ दिखाते थे कि मेरा फ़लाँ से इंटरव्यू हुआ, ये बात हुई, ये बगैर तफसील में गए। तो मुझे अंदाज़ा था कि ये बहुत लंबा चौड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने आज से कोई 20 दिन पहले या 22 दिन पहले ये किताब देखी, तब मुझे समझ में आया कि ये तो इन्होंने पता नहीं कितना इतना बड़ा कैनवस बना दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार भी हुआ और शर्मिंदा भी हुआ और डरा भी कि ये तो सबका सब सामने आ गया। आगे बढ़ते हैं। 1971 में एक फिल्म आई थी अंदाज़, जिसमें शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी जी थे। अब आज के ज़माने में अगर आप बात कहें कि भाई फलाने का तलाक हो गया है, डिवोर्स हो गई है, दूसरी शादी करा दो, तो आप भवें नहीं चढ़ाएंगे कि क्या बात कर रहे हो भाई, क्या ज़माना, कैसी बात कर रहे हो, नहीं। और आपको अगर कोई कहे कि फलाने के स्पाउस की डेथ हो गई है तो लड़की की शादी दूसरी करा दो, तो भी आप कोई बड़ी बात उसको नहीं समझेंगे। कोई सिंगल मदर है, उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, लाइफ पार्टनर नहीं है, और आप उसकी शादी की बात करेंगे तो आप बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होंगे। लेकिन 1971 में अंदाज़ फिल्म इसी चीज़ पर बात करती थी। उसमें हीरोइन के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उनका बेटा था, उसको ससुराल ने बाहर निकाल दिया, और जो हीरो हैं वो एक बेटी के फादर थे और उनकी चाइल्ड बर्थ में वाइफ की डेथ हो गई थी। अब ये दो सिंगल पेरेंट्स हैं, और 1971 में उसी फिल्म पे काम किया गुलजार साहब ने, और उसी फिल्म पे काम किया जावेद साहब ने, उसकी स्क्रिप्ट लिखी, और वो फिल्म उस ज़माने की सिंगल पेरेंटहुड और सिंगल पेरेंटहुड के बाद एक सिंगल इंसान जिसको शादी की ज़रूरत है या लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, उनको मिला देना चाहिए, ये बात समाज में ऐसे इंट्रोड्यूस की, जिस ज़माने में सती और बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस भी हमारी ज़िंदा थी। तो जो हम सलाम करते हैं और सल्यूट करते हैं गुलजार साहब को और जावेद साहब को, वो ऐसे ही नहीं करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें सिनेमा के ज़रिए समाज में छोड़ी, अल्टीमेटली समाज उन रास्तों पे, अच्छे रास्तों पे चलने लगा। तो इसी बात पे गुलजार साहब को मैं एक बात मैं कहना चाहूँगा। देखिए, आप मुझे थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट दे रही हैं उस फिल्म में, इतना है नहीं। गुलजार साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम तो, मुझे याद है इनका जो गाना था, मोरा गोरा रंग ले ले मैं शाम रंग दे दे, ये जब आया था उस वक्त तो हम कॉलेज में थे, और जब ये गाना सुना था और उसके इनके और एक दो गाने आए थे, तो ये कौन है, वो एक इनकी इनफरादियत तो है इनकी आवाज़ की, उसमें तो कोई बहस ही नहीं कर सकता। इनका गाना हो या इनकी नज़्म हो या इनका शेर हो, आप सुने तो आपको पूछना नहीं पड़ता कि किसने लिखा है, तो आप समझ जाते हैं किसने लिखा है। तो ये एक नई आवाज़ उस वक्त आई थी, तो हम लोग कॉलेज में भी मुतासिर हुए थे और मुतवज्जह हुए थे कौन। अब उसके बाद मैं आया था तो हमारी क्या औकात, भाई क्लैप फ्लैप मारा करते थे, तो गुलजार साहब फिर भी कहीं पहुंच चुके थे तब तक, तो कभी कभी दिखाई देते थे। इनके पास एक फिएट कार थी, उसमें 2 दिन का शेव बड़ा हुआ इनका, ये दिखाई झलक मिल जाती थी हमें इनकी, ये गुलजार 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 ऐसा करते थे। तो उसके बाद पहली बार मुलाकात जो हुई गुलजार साहब से मेरी, वो सिप्पी फिल्म में मैं और सलीम साहब दोनों को 750 रुपये महीना, 750 रुपये महीना की नौकरी मिल गई। पहली माकूल नौकरी थी, और जब मुझे 750 रुपये महीना मिले तो मुझे इत्मीनान हो गया कि भाई मेरा करियर तो बन गया है, अब देखते हैं थोड़ा बहुत आगे भी कुछ हो जाए तो हो जाए, वरना काम तो बन गया है। गुलजार साहब उस फिल्म के डायलॉग लिख रहे थे, हम तो एडिशनल स्क्रीन प्ले, चूँकि सेकेंड हाफ पिक्चर का फंस गया था, इसके लिए हम कुछ फायर ब्रिगेड लेके अपना आए थे, तो वो बहरहाल, लेकिन फ़ायदा मेन ये हुआ, पिक्चर भी चली, वो कामयाब हुई, और इस चक्कर में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई गुलजार साहब से। अब बम्बई बड़ी मसरूफ़ नगरी है,
ऐसे बेकार तो लोग मिल नहीं पाते, हम लोग की भी मुलाकात कम होती है, लेकिन जब होती है तो भरपूर होती है और दिल भर के होती है। और एक मोहब्बत का रिश्ता गुलजार साहब से, वो मेरा भी सलाम कहिएगा। तो रहा हमेशा, और ये बहुत ये म्यूचुअल लव और रिस्पेक्ट जो है वो बहुत खूबसूरत रिश्ता है। गुलजार साहब से जो रिश्ता है वाकई कम होता है लोगों से, और हम जब भी मिलते हैं तो क्या लिखा है इसके बारे में भी बात करते हैं, एक दूसरे को सुनाते भी हैं। उसमें मेरा फ़ायदा ये है कि मुझे सब याद रहता है और इनको याद नहीं रहता तो मैं ज़्यादा सुनाता हूँ तो बहरहाल मैं गुलजार साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ। अरे इधर मैं सेटल हो चुका हूँ, आइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने याद करा दिया वो ज़माना जब आपके साथ बैठते थे। आप कह रहे हैं जब मेरा गोरा अंगुलेले लिखा था तो आप कॉलेज में थे, तो मैं कॉलेज से फेल हो चुका था तो इसलिए तकरीबन साथ साथ ही चल रहे थे, थोड़ा सा पीछे थे थोड़ा सा आगे। तो मैं नौकरी पहले ढूंढ ली फिल्म में आके बिमल्ला के साथ, और वहाँ से वो मौका लग गया था। लेकिन ये आपने सही कहा कि वो थोड़ी सी दाढ़ी बड़ी हुई देख कर के ये गुलजार हैं, तो मेरी शायरी वायरी से किसी ने नहीं पहचाना, वो या तो दाढ़ी से पहचाना और या कभी वो मोजरी पहनता था उससे पहचान लेते थे। और अब भी यही होता है कि सफ़ेद कपड़ों से पहचान ले, वरना आपको भी तजुर्बा है कि आपको उन्होंने एयरपोर्ट पे गुलजार समझ लिया था, और मुझे जावेद समझ लेते हैं बहुत से लोग। और वो क्यों होता है ये राज आप शाम को बता रहे थे, अब ये अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। लेकिन ये कि ये दोस्ती हमारी कुछ इस तरह हुई कि ये जो एक सांझ हो गई नाम की, और ये समझ में नहीं आया क्यों हुई, कैसे हुई। और ये अक्सर हुआ, वो किस्सा आप ही बताएंगे कि जो आपके साथ हुआ और मुझसे जो हुआ। मैं तो रक्षंदा जी इनके साथ अमेरिका कई 2-4 बार गया, कई जगहों पे, कई पे, जहाँ भी जिस शहर में भी, यहाँ भी गया। और मैंने इस बात का जिक्र किया कि अब वो मैं तो मैं कहा बाकी तो किताब में मैंने सारा पढ़ लिया, पर मैं चाहता था कि मैं अपनी एक नज़्म मेरी अगर मुझसे पूछते अरविंद जी, मिलते किसी वक्त, तो मैं इन्हें ज़रूर कहता कि ये देखिए मुझसे नहीं पूछा आपने जावेद साहब के बारे में, क्योंकि वरना मैं बहुत कुछ जानता हूँ। और तो मैं वो ले आया कि भाई ये क्यों नहीं आपने शामिल किया उसमें। अब ये तजुर्बा आप इनसे पूछिए, रक्षंदा जी गवाह हैं कि मैं जहाँ भी गया हूँ अमेरिका में ये सुनाई, हर शहर में और हर जगह मुझे दाद मिली है इस नज़्म की। आप ये अगर कबूल कर लें, आपने तो लिख दिया एक लड़की से मिला, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अब वो हर अंतरे में मुझे लगता है ये दूसरी लड़की है, ये वो पहली वाली नहीं। जितनी बार वो अपनी तस्वीर बदलते हैं ये तो कोई और लड़की है, तो हर बार लगता है। और वो आपने कि जिंदगी धूप तुम घना साया, तब तक तो ठीक लग रहा था मुझे लग रहा था कहीं वाकई सही बड़े सीरियस हैं आपसी घर की बात कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, या अब घर की है या बाहर की है वो तो आप बेहतर जानते हैं लेकिन जब एक लड़की को देखा तो ये महसूस हुआ मुझे कि आप बहरहाल अब सारी बातें क्यों कही जाए। और लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता था कि ये कैसे हुआ, या पहला हिस्सा आप बता देंगे या दूसरा हिस्सा आप बता दीजिएगा
एक लड़की को मैं भी मिला था, एक लड़की को मैं भी मिला था, बड़ा अच्छा लगा मिलकर। मेरी मद्दाह थी, एक फैन थी मेरी। वो मेरी शायरी की खूबियां पहचानती थी। मेरे मिसरे, मेरी तशबीहें उसके दिल को छूती थीं। मेरे मिसरे, मेरी तशबीहें उसके दिल को छूती थी। मुझे मिलकर अचानक बौखलाने लग गई थी। बड़ी नर्वस हंसी हंसकर कहा, मुझे डर है मैं अपना नाम ही ना भूल जाऊं। बड़ी नर्वस हंसी हंसकर कहा, मुझे डर है मैं अपना नाम ही न भूल जाऊं। बगलगीर हो के मोबाइल पे सेल्फी भी ले ली। गई तो नाम लेकर शुक्रिया कहकर गई। वो मेरा नाम ना था। गई तो नाम लेकर गई, वो मेरा नाम ना था। हमेशा से यही डर था कि वो कमबख्त मुझसे अच्छा लिखता है। अरविंद जी, आपकी किताब का सबसे पहला असर मुझ पर ये हुआ जब मैंने आपकी किताब पढ़ी कि यार मेरे पास नहीं आए, मुझसे क्यों नहीं पूछा। उसकी मैं अर्ज करूँगा, अभी बात हो रही थी गुलजार साहब से, हम लोग बैठे थे, तो मैंने कहा किस्सा क्या है कि जो आम है इंसान, जो बहुत एवरेज इंटेलिजेंस के लोग, उनका दिमाग एक कबाड़ खाने की तरह होता है। अब जो चीज़ मिली कबाड़ खाने में डाल दी, जो चीज़ मिली कबाड़, कोई सिलसिले से नहीं रखते। अब कौन शायर है, अरे ये शायर है ना, वो हाथ डाला निकाला तो जो भी नाम निकल आया वो कबाड़ खा लेते, उसमें कोई सिस्टम नहीं है अंदर। तो ये चक्कर है। मेरे साथ भी एक किस्सा हुआ, और जैसे ये गवाह हैं कि इन्होंने हर जगह सुनाया था, मेरे सामने शबाना गवाह बैठी। मैं एयरपोर्ट पे, मैं और शबाना कहीं से आए, उस ज़माने में जेट एयरवेज चल रही थी ठीक से। तो जेट एयरवेज की लड़कियों ने कहा कि आप दोनों बैठिए, हम आपका सामान ले आते हैं। तो हम दोनों एक बेंच पे बैठ गए। अब मेरे बराबर बैठी शबाना, उन्होंने शबाना को नोट नहीं के साथ तशरीफ़ लाया, यहाँ 2 फीट पे। मुझे देखा, आदाब गुलजार साहब। तो मैंने कहा जी आदाब। गुलजार साहब एयरपोर्ट पे कैसे? मैंने कहा वो जावेद अख्तर साहब आ रहे हैं, मैं उन्हें रिसीव करने आया। तो वो जरा कंफ्यूज हुआ कि इतना बड़ा आदमी जावेद अख्तर को रिसीव कर रहा है। तो कि आप जावेद अख्तर को रिसीव करना है? मैं हमेशा आता हूँ। जावेद अख्तर साहब कहीं से भी आए, मैं एयरपोर्ट पर रिसीव करता। तो उसके चेहरे पे जो डिसअपॉइंटमेंट था, वो फैन गुलजार का और ये जावेद अख्तर को लेने, अच्छा चलता हूँ गुलजार साहब। तो वो किस्सा ही है, वो किस्सा ये है कि जाहिर है कि हमारी सूरत भी नहीं मिलती, और कुछ भी ऐसा नहीं कि आप इसे देख कह के धोखा खा जाए कि ये बिल्कुल एक शक्ल के लोग हैं, भाई क्या करें। वो सिर्फ ये है कि कबाड़ खाने में शायरों के सब नाम और पते एक जगह डाल दिए गए। अब वो खेचा तो उसमें जो भी निकल आया। कुछ दिनों पहले गुलजार साहब और जावेद साहब, मुझे याद है कि फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे, तो शबाना जी आपने एक फ़ोटो लेके डाला और कहा कि कैप्शन दिस। तो करण जौहर का एक बहुत प्यारा जुमला था, उन्होंने लिखा कि 116 चांद की रातें और एक ये तस्वीर। तो आज भी वही आलम है, एक ये तस्वीर। और हमारे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि हम आपके साथ स्टेज पे बैठे हैं, वरना हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम आपके साथ बैठे। बहरहाल मैं उससे मिलकर पूछूंगा, तुमने चांद किसको कहा और रात किसको कहा? पता लगना चाहिए ठीक से। नहीं, वैसे तो चांद का कॉपीराइट मेरा है कि इसलिए ये एक बहुत पुरानी किताब है, एक बूंद चांद। और वैसे कोई और इस्तेमाल करे तो उन्हें रॉयल्टी देनी चाहिए, पर मुझे कोई रॉयल्टी देता नहीं। लेकिन ये भी ज़रूर है कि मुझसे अक्सर ये पूछा गया कि ये 116 क्यों है, और सच ये है कि मुझे गिनती नहीं आती थी, कहीं भूल गया। तो 116 नहीं थी, वो 117 थी।
अच्छा, जी हाँ। मतलब ऐसा कोई मतलब इस 117 की कोई गिनती relevance में है क्या? 116 नहीं 117 होंगी, नहीं तो 119 होंगी। 117 मतलब जैसे कि एक साल में इतनी चांद रातें होती हैं, ये मतलब। वाह, बहुत खूबसूरत। कई लोग ये भी सोचते हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कई लोगों से और शायद मुझे ऐसा समझ में आया उनकी बातों से, कई लोग आपको प्रोफेशनल राइवल समझते रहे कई सालों तक कि भाई ये तो दोनों एक ही तरह के दो लिखने वाले हैं, इनकी तो आपस में दोस्ती नहीं होगी। अब हकीकत आपको पता है, आप दोनों का रिश्ता कैसा रहा है पिछले कई साल? नहीं, देखिए, एक तो ये तो कोई सवाल ही नहीं इसमें, मतलब मुझे कभी एक सेकंड को नहीं लगा कि हमारी रिलेशनशिप में इस तरह की कोई तनाव या तलखी या कोई एक मुकाबले का मिजाज है ही नहीं, और है ही नहीं। और दूसरी सच बात यह है कि हमारा लिखने का अंदाज भी बहुत अलग है, बहुत अलग। एक ही बात कॉमन है कि दोनों अच्छा लिखते हैं, बाकी जो है माफ़ कीजिएगा कितना मैं इंसार करूँ, अब झूठ तो नहीं बोलने लगूँगा ना ह्यूमिलिटी में, तो ये बिल्कुल अलग और कोई सवाल ही नहीं, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। बल्कि आप ये देखिए, हमेशा जो वाकई जैसे फैज़ और मजाज बेहतरीन दोस्त थे, बेहतरीन दोस्त थे। या आप ये देखिए कैफी साहब और सलाल जाफरी, मतलब सगे भाइयों जैसा रिश्ता था उनका। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप एक वोकेशन में हैं या एक काम में हैं तो आप दूसरे से जलने लगें। हसद सिर्फ उस आदमी में आ सकता है, जेलसी सिर्फ उस आदमी में आ सकती है जिसमें कहीं कुछ खुद एतमादी की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, वरना तो अच्छा काम देखे हो तारीफ करेगा। मैं तो कितनी बार हुआ, गुलजार साहब से पूछिए कि मैं एक गाना सुन रहा हूँ जो इन्होंने आज से 20 साल पहले लिखा था, कहीं मुझसे मिस हो गया और उसका एक अंतरा मैं सुन, तब मुझे समझ ये किसका गाना है, ये तो गुलजार साहब का है। मैंने इन्हें फ़ोन किया कि गुलजार साहब ये गाना आपने कब लिखा था, ये नहीं पूछा कि आपका गाना है कि नहीं, और ये तो कमाल का अंतरा है। ये सही कह रहा हूँ गुलजार साहब? जी जी। तो ये तो आप अगर एक अच्छी चीज़ को अच्छी चीज़ नहीं समझ सकते, अच्छे काम को अच्छा काम नहीं समझ सकते, तो ये आपकी बदनसीबी, उसे क्या फ़र्क पड़ने वाला। बल्कि ये अर्ज़ करूं कि मुझसे जो अक्सर कहा जाता है, मेरे रेफरेंस में कहा जाता है कि आप अच्छा भला लिखते थे, मोरा गोरा अंग ले ले मोहे शाम रंग दे दे, अब ये अरे बीड़ी जलाए ले जिगर से पिया कहाँ से आ गया भाई, ये आप क्यों करने लगे। और मुझे जावेद साहब ने दाद दी थी, और यकीन मानिए कि बहुत से जो ऑडियंस में बैठे हुए पूछते हैं, और जब मैं उन्हें कहता देखे ये तो जावेद साहब को भी बहुत पसंद आया था, तो फिर खामोश हो गया, तो मुझे तो गवाही मिल जाती है। हम लोग जयपुर में एक बार थे, हम लोग एक ही स्टेज पे जयपुर में थे, और किसी ने कहा, तो मैंने कहा मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं रश करता हूँ एनीवी हिम कि ये गाना उन्होंने लिखा, काश मैंने लिखा होता। ये कमाल का गाना है। वो गाने को देख के आप कह सकते हैं कि एक फिल्म के लिए लिखा गया है। वो गाने की एक एक लाइन ऐसी है जो ऐसा लगता है कई सौ साल से लोग गा रहे होंगे। ये फोक सॉन्ग है। हाँ नहीं, और बत्ती तो वहाँ भी जल गई थी। कहते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव मिलें तो बत्ती जलती है, अब नेगेटिव मैं ही होगा तो नहीं हो सकते थे। गुलजार साहब, आपके गानों में एक इत्मीनान पसंदी, एक ऐसा ज़माना जब थोड़ा रेस्टलेसनेस रहती थी दिलों में, उस ज़माने में इत्मीनान पसंदी की आपने बात की और उनको हर हाल में खुश रहने का एक जज्बा जो होता है वो जगाया। वो गाना था थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, ज़िंदगी भी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। एक ट्रक ड्राइवर गा रहा है। अब ट्रक ड्राइवर से बुरी नहीं कह सकते, लेकिन वैसी ज़िंदगी आप नहीं चाहेंगे कि हो, क्योंकि उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन ट्रक ड्राइवर बहुत रूमानी अंदाज में गा रहा है कि राह पे रहते हैं, सड़कों पे गुजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। ये शायद उस वक्त की बड़ी ज़रूरत भी थी। तो ये जो अलग अलग भाव हैं, बड़े नरमी के जो भाव हैं, ज़िंदगी के सारे भाव में जो सबसे में जो सॉफ्टनेस ला सकने का जो एक काबिलियत थी आपकी, उसके बारे में बताएं। मैं अर्ज़ करूँ कि मैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, और मजाक भी नहीं है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। ये सही है कि मैं, आप कॉलेज में पढ़ रहे थे अगर मैं कॉलेज में फेल हो चुका था, तो मेरी ज़बान एक हद तक रही जो मैंने अपने माहौल से उठाई, और वो माहौल दिल्ली का पार्टीशन से पहले का,
उससे पहले के माहौल में जो कोई थोड़ी बहुत ज़बान सीखी थी, तो एक मुजीबुर रहमान हमारे मौलवी साहब थे, वो गुनगुना के और तरन्नुम में पढ़ते थे गज़ल और सिखाया करते थे उसके मानी। तो जो बच्चों को सिखाने की ज़बान वो इस्तेमाल करते थे तो वो उतनी मुश्किल ज़बान नहीं थी, और जिस तरह पढ़ाते थे हमें, तो मैंने जो सीखा या उर्दू ज़बान सीखी वो अपने माहौल से, आसपास से, और राइयों की ज़बान जो बागों के ठेके लिया करते थे वो माहौल था हमारा, तो वो सीखी। और बल्कि पार्टीशन के बाद जब हिंदी आई है तो माफ़ कीजिएगा, मैं हिंदी नहीं पढ़ पाता हूँ अभी भी, और ना लिखता हूँ। मैं आज भी उर्दू ही में लिखता हूँ, उर्दू ही में पढ़ता हूँ। तो थोड़ी बहुत देवनागरी और साइन बोर्ड देख देख के सीख गए, क्योंकि बड़ी आसान है, देवनागरी बहुत आसान ज़बान है। और बोलिए, जावेद साहब ने ज़बान सीखी, और आज भी मैं कई बार लफ्ज़ों के मानी में किसी लफ्ज़ के तलफ़ुज़ में भी फंस जाता हूँ तो आपको फ़ोन करता हूँ, और या जावेद सदीकी साहब को तो फ़ोन करता हूँ और उनसे पूछता हूँ। तो इसलिए मेरी ज़बान उस माहौल में और उसी क्लास में और स्कॉलरली नहीं, और आम आदमी की ज़बान से जहाँ से जो सीखा अब तक वही की वही है, और उसलिए वो इस तरह के अल्फाज आते हैं। ये ज़रूर है कि एहसास अलग होता है, कई बार एक लफ्ज़ की परतें नज़र आती हैं। जावेद साहब ने भी एक जगह कहा है कि अल्फाज के रंग होते हैं, लफ्ज़ों के रंग होते हैं, जो आपने कहा है एक जगह जो पढ़ रहा था मैं, और ये सही है कि उनके रंग पहचानने वाली बात है। और मुझे अल्फाज के कई शेड्स नज़र आते हैं, वो एक प्रिज्म की तरह हैं। प्रिज्म में जैसे किरण पड़ती है और कितनी तरह से उसके रंग निकल आते हैं, और मुझे उर्दू के अल्फाज बिल्कुल उसी तरह से अल्फाज नज़र आते हैं कि उसमें से प्रिज्म से निकलते हुए कलर्स हैं, जो जिसको छू जाए, जो जिसको नज़र आ जाए। तो इसलिए मेरा ख्याल यही पूछा था आपने। एक सेकेंड, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुझे एक किस्सा, छोटा सा वाक़या है, वो याद आएगा, लेकिन वो मैं नहीं सुना सकता हूँ, वो शबाना सुना सकती है। वो जो एक धुन थी जो तुमने, तो आपको ज़रा फ़र्क समझ में आ जाएगा। माइक वापस कर देना। शबाना जी, would you like to come here? जी, एक किस्सा है कि मैं एक धुन थी जो मेरे दिमाग में अटकी हुई थी, पता नहीं कहाँ से आई थी। ला 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 ला। तो मैंने गुलजार साहब से कहा अलग, आपको याद है ये वाक़या? और मैंने जावेद साहब से कहा अलग, कि प्लीज़ इस पे कोई रोमांटिक बात लिख दीजिए। तो एक मिनट के अंदर, दोनों ने 1 मिनट के अंदर लिखी। तो हाँ, अलग, नॉट इन द सेम कमरा, हाँ, दे वर इन 2 डिफरेंट प्लेसेस। तो गुलजार साहब लिखते हैं, आजा रे पिया मोरे आका से कहूँ पिया रे मोरा लागे ना जिया। जावेद साहब कहते हैं, जा तो से नहीं बोलूं ओ जा रे तू ना मेरा सनम तू ना मेरा पिया। दैट्स द डिफरेंस। और मैं अर्ज करूँ जावेद साहब की इस किताब में यही है कि वो झलकियाँ बड़ी खूबसूरत हैं, कोलाज है, ये बिल्कुल सही आपने फरमाया कि इसकी जो झलकियाँ हैं वो चुनी हुई हैं, इसलिए वो बहुत खूबसूरत लगता है। वो हालांकि पूरी शख्सियत अल्फाज में, मैं एक तरह से कहूँ कि वो अल्फाज में आपको अगर आपकी शख्सियत को बांधा जाए तो वो महदूद हो जाती है, वो बढ़ती नहीं है। ये ही इज़ बियॉन्ड वर्ड्स, वो मुकम्मल नहीं होती है बात, वो महदूद हो जाती है, कम होने लगती है, क्योंकि पूरी शख्सियत जो जानता है, क्योंकि मेरा ख्याल है मैं पूरा तो आज भी नहीं जानता, लेकिन बहुत जानता हूँ इनकी शख्सियत को, जावेद साहब की, इसलिए मुझे वो छोटी लगती है तो अच्छा है। वो झलकियाँ देखी हमने इस किताब में तो वो बहुत अच्छा लगा, एंड हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। मेरा हर 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद आपको कुछ
कुछ खिल जाता है इनके साथ बात करते। 2 मिनट में, 1.5 मिनट के बाद कुछ ना कुछ खिल जाता है, ये सही। अच्छा, मैं कहूँ कि मैं इजाज़त है, मैं अब आज बोलूँ जिस तरह से महसूस करता हूँ आपकी शख्सियत को, कि मैंने इन्हें लड़ते हुए नहीं देखा, जोश में देखा, गुस्से में नहीं देखा। क्योंकि जब ये गुस्से की बात अपने जोश में करते हैं तो कहीं किसी जुमले में वो, मेरा ख्याल है वो ह्यूमर इनके अंदर जो पैदा होता है वो उससे प्रिक करते रहते हैं उससे, तो वो कभी भी झगड़े की शक्ल नहीं बनता। ये एक बड़ी कमाल की खूबी देखी है इनके बयान में, इनकी बातों में, कि बात करते हुए जोश से आपके खिलाफ बोलते हुए बीच में कोई एक जुमला आएगा जो विच क्रिएट्स अ ह्यूमर एंड इट्स नेवर एंग्री। वो अच्छा रूठ जाते हैं लेकिन नाराज नहीं होते, कुछ ऐसा लगता है रूठे हुए रूठ गए किसी, लेकिन सिस्टम से भी जब वो अपनी बातें टीवी पर भी करते हैं तो रूठ जरूर जाते हैं कि आपके ख्यालात सही नहीं है, ये समाज में ये नुकसान है और ये समाज के खिलाफ जा रही है और ये बात हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन रूठे हुए लगते हैं, वो उस पर गुस्सा नहीं कर रहे। वो ये एक कमाल की खूबी है इनकी बातचीत में, इनकी गुफ्तगू में, जो मैंने महसूस की। और दूसरी वो खुद बता चुके हैं, मेमोरी इनकी माशाल्लाह, मेरा ख्याल 1 लाख 1.5 लाख शेर तो याद होंगे आपको, इतने तो होंगे, कम से कम 1 लाख 1.5 लाख तो होंगे, 1 लाख तो होंगे, चलिए कुछ रियायत कर कुछ। मैं सिपी फिल्म्स में जब मुलाकात हुई, मैं तो मद्दा इनका वहीं से बन गया था, वहीं से एडमायर करने लगा इनके याददाश्त, इनका शौक, इनका इश्तियाक, इनका चुनाव, इंतखाब अदब का, ज़बान का। अब नज़्म याद रह जाती है लोगों को, शेर याद रह जाते हैं, एक बार सुनते हैं तो यह याद रहता है। अभी कुछ रोज़ पहले भी आज की पौध के लिखे हुए अशार इनसे सुन रहे थे कि उसमें चुनिंदा अशार क्या हैं, आज के शायर किस तरह बात कर रहे हैं, आज के नौजवान किस तरह लिख रहे हैं। और ये कृष्ण चंद्र का अफसाना पूरा सुना जाते थे, पूरा अफसाना उनका। मुझे मेरी याददाश्त नहीं है, उस तरह कह नहीं पाता, लेकिन जब ये सुनाते वो उस पैराग्राफ पे आते थे और कमाल करते थे कि अफसाना कृष्ण चंद्र का महालक्ष्मी के पुल। महालक्ष्मी तो मैं तुमसे इश्तराकी बनने को नहीं कहता, मैं तुम्हें कम्युनिस्ट होने को नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ तुम महालक्ष्मी पुल के इस तरफ हो या महालक्ष्मी पुल के उस तरफ। तो जब सुनाते थे तो नज़्म की तरह मसनवी सुना गए पूरी। ये बहुत बहुत कम क्या, मुझे तो और कोई नज़र भी नहीं आया जो इस तरह से मसनवी की तरह सुना दे और ये बात कर जाए। परछाइयाँ, मुन्नी कबीर आने वाली थी, मुन्नी कबीर ने मुझसे उसकी जल्द पीछी, तो मुझे साहिर साहब ने वो दी थी परछाइयाँ की कॉपी, तो मेरे पास थी महफूज अब तक। तो उन्हें वो साहिर साहब पर वो एक डायरी बना रही, उसमें परछाइयाँ फिल्म का जिक्र, मैं परछाइयाँ किताब का जिक्र आया तो मेरे पास एक थी, मैं कहा मैं ढूंढता हूँ, मैं निकाल लूँगा, है मेरे पास। तो मैंने ऐसे जिक्र किया, फ़ोन किया जावेद साहब को, तो मैं कहा किताब वो परछाइयाँ हैं आपके पास? नहीं, आप कहिए तो मैं सुना देता हूँ पूरी किताब है परछाइयाँ। आप क्या पूछ रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं उसमें? वो परछाइयाँ आज भी याद है, आज भी किसी वक्त आप कहिए ना पूरा सुना देंगे। क्या बात है। हाँ, मतलब कितने मेरा जुड़ाव पता नहीं और किसका किस तरह है, लेकिन मेरा जुड़ाव मुझे लगता है कुछ अलग तरह से है। जावेद साहब तो बहुत अलग तरह से। वो जादू और साहिर और जादू, वो एक वाक़या है, वो अभी नहीं सुनाना चाहता, वो उदास हो जाती है, लेकिन आपने ट्रांसलेट किया। जी हाँ, वो मुझे एक वाक़या सुनाया ऐसे बात करते हुए जावेद साहब ने, तो अब मैं वो वाक़या नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन इतना बताऊँ
कि मैंने वो लिखा और लिखने के बाद मैंने इजाज़त चाहिए, मैं कि मैं ये लिख लूँ। मैं उस ज़माने में कुछ बायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरीज लिख रहा था कि जैसे बायोग्राफिकल नॉवेल्स होते हैं, व्हाई नॉट ए शॉर्ट स्टोरी। तो मैं कुछ बायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरीज इस तरह की जो, तो उस तरह से जिसमें वाक़यात सही हो, नाम सही हो, जो वही बात हो जो हुई। तो जब वो वाक़या सुना आपने तो मैं कहा जावेद साहब मैं ये लिख लूँ? हाँ लिख लीजिए। इजाज़त मिल गई, मैंने लिखी। लिख के मैंने भेजी थी आपको ताकि अप्रूव करा लूँ, कोई गलत बात। तो उनका फ़ोन आया मुझे, कहने लाल साहब हद कर दी आपने, मेरी ही बात पे मुझे रुला दिया। आई रिमेंबर दैट हैपन। और वो है वो लिखी। तो ये इट्स एन while I'm talking all this, it's in the book and beyond the book. आपकी जादूनामा, ये जादू जो उसमें है किताब में और जादू के बाहर भी, उस किताब के बाहर। जी। अब हम एक इंटरेक्शन रखते हैं, आप लोग भी इनसे पूछिए, बात करें, अच्छा रहेगा अगर एक अच्छी सी बात हो। एक चीज़ और ऐड कर देना चाहता हूँ। साहिर साहब के साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो बड़े कमाल है। साहिर साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया था कि विविध भारती पे जब गाने आते थे तो उसमें गायक का नाम होता था और संगीतकार का नाम होता था, सिर्फ उतना। साहिर साहब ने प्रोटेस्ट किया और ये कि गाने राइटर्स एसोसिएशन पे पास करा कि ये गाने नहीं दिए जाएंगे रेडियो पर, वो वहाँ नहीं जाएंगे जब तक गीतकार का नाम नहीं देंगे। और वो गीतकार का नाम शामिल हुआ साहिर साहब की वजह से। जावेद साहब जब राज्यसभा के मेंबर थे, ये and we understand every move of politics without being a politician. ये कमाल है जावेद साहब आपका, वो समझते हैं पूरी पॉलिटिक्स, बट ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। और ये राज्यसभा के मेंबर जब हुए, इन्होंने वो काम किया जो बहुत बड़ा साहिर साहब से भी आगे का। इन्होंने जो कॉपीराइट हर हिंदुस्तान के हर जबान के हर शायर, हर अदीब, हर राइटर के लिए वो सांकल जो ब्रिटिश पीरियड से चली आ रही थी, जो अभी तक चूकती नहीं थी, कहीं ना कहीं हाथ में कहीं गले में पड़ी हुई थी, उससे आज़ाद करवाया हिंदुस्तान के हर राइटर को, हर शायर को। और ये बहुत बड़ा काम है आपका। आई विश यू हैड स्पोक कि आप इसकी तफसील अगर बयान करते तो इस किताब में महफूज हो जाती, ताकि वो तारीख़ के लिए सनद रहे पूरी तफसील के कैसे पहुँचे आप वहाँ तक। शुक्रिया। सॉरी आप वो जो जिन शहरों में आप रहे हैं उनका भी थोड़ा हाथ रहा है। लखनऊ में अदब सिखाया जाता है, मुंबई में हम सीधी बात करते हैं, लेकिन वेस्टर्न यूपी में अलीगढ़ में क्या होता है, थोड़ा कटाक्ष, थोड़ा सेटायर का इस्तेमाल होता है। किसी ने दरवाजे पे खटखटाया, सामने से कोई निकला, बोला अरे मैयत तो उठी नहीं हमारी, आप कैसे आ गए? तो वो बात वही होती है लेकिन ज़रा नमक मिर्च लगा के, तो कॉन्वर्सेशन ज़रा स्पाइसी हो जाता है। तो जावेद साहब की एक अच्छी बात यह है कि वो उसी बात को एक ऐसे अंदाज में आपसे कहेंगे कि आप 5-10 मिनट तक उसी पे सोचते रहें कि वाह ये जुमला ये लाए कहाँ से। तो वो कॉन्वर्सेशन स्किल्स कुछ ऐसी हैं जो ख़ास तौर से पार्लियामेंट में जब हमने इनकी देखी तो हम वाह वाह करते रह गए। और अफसोस कि इस वक्त इस संसद में नहीं है, उन्हें होना चाहिए था, ऐसे लोगों को होना चाहिए। माइक हम देते हैं आपको और प्लीज़ फील फ्री टू कन्वर्स डायरेक्टली। जी आदाब, मेरा नाम वजीहुद्दीन है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। गुलजार साहब ने कहा कि झगड़ा नहीं करते, आप लड़ाई नहीं करते, लेकिन मुझे याद आता है किसी बॉम्बे में कई साल पहले डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया की किताब का इजरा हो रहा था, खुशवंत सिंह भी वहाँ थे और वहाँ बात खुदा की चल रही थी, डिस्कवरी ऑफ गॉड की बात हो रही थी। तो खुशवंत सिंह को डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया ने कहा था कि तुम जो है खुदा से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, हैव पीस विथ गॉड एंड आई विल प्रॉमिस अ प्लेस इन जन्नत। अब न खुशवंत सिंह है न रफ़ीक ज़करिया है, मैं तो जन्नत की ज़मानत नहीं दे सकता आपको, लेकिन बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, जो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ इस महफिल में, कि खुदा से आपका झगड़ा क्यों हो, कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे क्या राज है जो आज तक आपसे खुदा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सका।
पर वो जन्नत में मेरे फेवरेट फ्रूट्स नहीं है। केला वहाँ मिलता नहीं है जो मेरा सबसे अमरूद नहीं है वहाँ। तो जो मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं वो जन्नत में नहीं, तो हो सकता है कि जहन्नुम में हो, तो मैं इसलिए जन्नत जाने की कभी कोशिश नहीं करता। लेकिन लड़ाई आइडियोलॉजिकल है, ये बात तो सही है हंसी मिला के। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं ना स्लाइटली मोर सीरियस नोट कि व्हाई आर यू एन एथीस्ट, आप नास्तिक क्यों हैं? मेरा बहुत सिंपल जवाब है, बिकॉज आई थिंक, मैं सोचता हूँ इस वजह से। जी सर, माइक देखिए। अभिजात साहब। सर, जब शबाना जी पढ़ रही थी तो उन्होंने एक लाइन पढ़ी कि 5 डेकेड्स पहले आपने तय कर लिया था कि आप अमीर बनोगे। तो इस प्रोसेस में आपने हमें कितना अमीर किया है उसका आपको अंदाजा है क्या? क्योंकि आपके डायलॉग हमारे डीएनए में है। आज भी कोई नया स्क्रीन पे लिखते तो सबसे पहले दीवार और शोले पढ़ ही लेते हैं। विट जो है वो बर्नार्ड शॉ और ऑस्कर वाइल्ड के लेवल की है। अभी जो आप दोनों बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था हम विंबलडन फाइनल देख रहे हैं, फेडरर और नडाल की। आप चारवाक के डिसेंडेंट है सर मेरे हिसाब से। और गुलजार साहब ने जो बताया कि ह्यूमन राइट्स और आर्टिस्ट के राइट्स दोनों के लिए इतना संघर्ष किया है, और आप दोनों में शायद कंफ्यूजन लोगों को होता होगा क्योंकि आप दोनों एक दो ही है जो साहिर साहब और शैलेंद्र साहब के क्लियरली डिसेंडेंट्स है। तो ये जो रिचनेस है पूरी, ये जो रेंज है, जो अनबिलीवेबल, जो वर्ल्ड में शायद अनबिलीवेबल, इसका कोई पैरेलल नहीं होगा। तो आप मेरे मास्टर है क्लियरली। आपके मास्टर्स कौन है? आपका जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ जीवन से है या कोई खास लोग हैं जिससे आप इन्फ्लुएंस्ड है? देखिए, अगर आप एक जगह से लेते हैं आप, तो यू आर अ प्लेजरिस्ट, और अगर 25-30 जगह से लेते हैं देन यू आर अ रिसर्च स्कॉलर। सो आई एम अ रिसर्च स्कॉलर। फैक्ट ये है कि अगर हम अपना ऑन अ मोर सीरियस नोट, अगर हम अपना दिमाग खुला रखें तो कौन है अच्छा राइटर या अच्छा पोएट, वो किसी भी ज़बान का हो, किसी दौर का हो, किसी ज़माने का, जिससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिल सकता? कौन से अच्छा प्रोज राइटर है स्टैंडर्ड का जिससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिल सकता? लेकिन ये कि कभी कभी लोग वो जो भक्त हो जाते हैं वो बड़ी गड़बड़ है, कहीं भी नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है। तो उसमें ये होता है कि हम एक आदमी की बाज़गश जैसे एको कहिए वो हो जाते हैं, तो फिर आवाज़ नहीं बन पाते। ज़रूरी ये है कि हम अच्छी बातें बहुत लोगों से सीखें। तो फिर जब हम 10 जगह से 10 पोइट से मुतासिर होंगे, 20 पोइट से मुतासिर, जब हम 20 बड़े बड़े राइटर से मुतासिर होंगे, तो हमको फिर उस सब मिल के वो अमलगमेट होके एक नई आवाज़ बनेगी जो आपकी अपनी होगी। देन यू वोंट बी एन एको, यू विल बी अ वॉइस। ये ज़रूरी है। तो मेरी खुशकिस्मती यही है कि मुझे ये सब देखने को पढ़ने को मिला। जिस माहौल में था, जिन जिन जगहों पे गया वहाँ था, तो वो चाहे क्लासिकल पोइट्री हो या प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की पोइट्री हो या मॉडर्न हो या पोस्ट मॉडर्न हो, मैंने कभी ये नहीं सोचा अरे साहब ये तो ख़राब लोग हैं। हर जगह अच्छी पोइट्री और अच्छे पोइट्स हमें मिलते हैं। राइटर्स में भी क्लासिकल, मैं जब कॉलेज जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाके स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि तुम क्लासिक्स पढ़ो, लेकिन अगर तुमने सिर्फ क्लासिक पढ़े तो वक्त से पहले बुढ़े हो जाओगे। इसलिए तुम जो रेलवे स्टेशन पे पेपर बैग्स मिलते हैं, थ्रिलर्स मिलते हैं जो मिल्स एंड बून्स की हैं, वो जेम्स हार्टली जो है, अर्ल स्टैनली गार्डनर जो है, तुम वो भी पढ़ो जब तुम बैल्ज़ैक को पढ़ रहे हो, टॉल्स्टॉय को पढ़ रहे हो, ताकि तुम में एक खिलंडरापन भी बाकी रहे, एक लाइट हार्टेडपन भी रहे, और वो संजीदगी और डेप्थ भी आए जो तुम्हें बैल्ज़ैक देगा या टॉल्स्टॉय देगा या हेमिंग्वे देगा। तो अगर सिर्फ हम वो पढ़ने लगे कम उम्र में, तो हम बहुत जल्दी हमारे दिमाग के बाल सफ़ेद हो जाएंगे, सर के हो ना हो। तो जी, तो ये असल में कुछ ऐसा मेरे साथ रहा। तो मैंने डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ता रहा,
और डिफरेंट सोर्सेज से मुतासर हुआ, वो चाहे क्लासिकल पोइट्री हो या फोक पोइट्री हो। अच्छा, हम लोग फोक को ज़रा नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ लिरिसिस्ट होने के लिए गुलजार साहब मुझसे बेहतर बता सकेंगे। आपको कोई ग्रेट पोएट है नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन वर्सटिलिटी चाहिए आप में, और वर्सटिलिटी सिर्फ आती है जब आप एक्सपोज हुए और हर तरह की ज़बान, हर तरह के लिटरेचर, तब आपको अगर किसान का गाना लिखना है तो एक तरह लिखेंगे, और एक मुग़ल बादशाह का गाना लिखना है तो दूसरी तरह लिखेंगे, और एक रॉक स्टार का गाना लिखा है तो तीसरी तरह लिखेंगे, और अगर एक घरेलू सीधी सी औरत जो एक भजन गा रही है उसका, तो आपके पास वो वोकेबलरी, वो रेपरटोयर आपका जो है उसमें सब कुछ होना चाहिए। तो एक से मुतासिर होगे तो बर्बाद हो जाएंगे आप, वो नहीं चलेगा, ये मेरा ख्याल है। तो अच्छी बात ये है कि हम, और मैं समझता हूँ जो भी आज हैं उनमें खूबी यही होनी चाहिए कि अब भी क्या हुआ है इस जनरेशन को, उसका इनटेक उतना नहीं है जितना आउटपुट है। तैयारी एक जो म्यूज़िक की होती है, लफ्ज़ है म्यूज़िक में तैयारी, वही शायरी में भी है, वही स्क्रिप्ट राइटिंग भी है, वही डायलॉग राइटिंग में भी है। तैयारी थोड़ी कम है, टैलेंट कम नहीं है, तैयारी कम। मैं लास्ट से, माफ़ कीजिए, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं राजदीप सरदेसाई, अब वो अंग्रेज़ी के जर्नलिस्ट हैं। तो बीच में उन्हें ख्याल आया शायद कि भाई मैं इतना कामयाब अंग्रेज़ी का जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं हिंदी में भी एक अगर इंटरव्यू वगैरह किया करूँ तो और भी ऑडियंस तक पहुँचूँगा। तो उन्होंने हिंदी में एक शुरू किया, और मेरी किस्मत के पहला आदमी मैं था। तो वो जैसे भी अपनी ज़बान से थोड़े अटक के, कूद के, फांद के सवाल कर रहे थे, आखिरी सवाल उनका, चूँकि अभी आपने आखिरी सवाल का, उससे मुझे याद आया, कहने जावेद साहब आपको इतने अवार्ड मिल गए, आपकी फिल्में इतनी चल गई, गाने सुपरहिट हो गए, आपकी पोइट्री अप्रिशिएट हो गई, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? तो मैंने कहा कि राजीव साहब, ये इस इंटरव्यू के बाद आप मुझे फांसी देने वाले हैं या गोली मारेंगे?